अजीब सी बेचैनी मन में लिए युग को सिर्फ एक ही ख्याल आया और वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, आंटी को जरूर कुछ हुआ है, इसलिए नेहा इतनी हड़बड़ाहट में बोल रही है। मुझे जल्दी जाना होगा। उसने तेजी से अपनी कार घुमाई और पूरी रफ्तार के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। जब वो भागता हुआ उस कमरे में घुसा जहां नेहा की मां भर्ती थी, तो उसने पाया कि नेहा की मां तो बिल्कुल ठीक है। युग की सांसें भागने की वजह से तेज थी, इसलिए वो हाफते हुए नेहा से बोला, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नेहा ने इशारों में युग को धीरे बोलने की सलाह दी और दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आते नेहा कहती है, युग बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। नेहा के शब्दों और आंखों दोनों में घबराहट थी। उसकी घबराई हुई आंखों में झांकते हुए युग ने बोला, क्या हुआ? आंटी सोई हैं, देखकर तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। मेरे घर को खाली कराया जा रहा है। क्या? मतलब क्यों और कौन? युग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। नेहा की जो घबराहट थी वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि उसके होठ तक सूख गए थे। वो जो भी बोल रही थी उसमें एक रूखापन सा था। शायद उसने घंटों से पानी भी नहीं पिया। क्या तुमने अपना घर लोन पर दिया है? युग अपनी बाहों को सिकोड़ते हुए बोला, नहीं युग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। नेहा ने घबराते हुए बताया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुमने उसे किसी के पास गिरवी रखा था? शाफिया से ही बात की थी मैंने उसके लिए, पर तुमने मुझे पैसे दे दिए थे तो मैंने उसे खुद मना कर दिया। दोबारा तो वो खुद मेरे पास आई थी, मुझे लगा कि उससे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मैंने उससे बात भी बंद कर दी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारा घर जबरदस्ती खाली कर रहा हो? क्या तुमने अपनी माँ को बताया इस बारे में? नेहा ने युग का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए युग, वो ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उन्हें ये सब बता सकूं। प्लीज युग, मेरी मदद करो, वरना मैं और मेरी माँ कहीं के नहीं रह जाएंगे। नेहा, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या तुमने अपने घर के पेपर्स किसी को दिए थे? मैंने गिरवी रखने के लिए पेपर्स की कुछ कॉपी 3-4 लोगों को दी थी, ताकि उन्हें पता चल सके कि घर मेरा ही है। नेहा को याद आया, जो भी हो, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर पहुंचना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, मैंने तुम्हें अलग से भी कुछ पैसे दिए थे ना, उसमें से 1000 निकालकर किसी नर्स को दे दो और उसको अपनी माँ के कमरे में ड्यूटी पर लगवा दो। फिर चलते हैं हम दोनों तुम्हारे घर। नेहा ने फटाफट ये सारा काम किया और युग की कार में बैठकर दोनों उसके घर की ओर निकल पड़े। वो घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। नेहा का घर 5वें फ्लोर पर था। उस घर में कोई लिफ्ट भी नहीं थी। दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऊपर से शोर शराबे की आवाज सुनाई दी और फौरन ही उन दोनों ने अपने कदमों को तेज कर दिया। युग ऊपर पहुंचा तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है और कुछ लोग उसमें रखे सामान को पैक कर रहे थे। नेहा भागती हुई तेजी से अंदर घुसी। सामने एक आदमी सफेद कपड़े पहने एक फाइल देखे जा रहा था। उसे देखते ही नेहा जोर से बोली, ये गैर कानूनी है, तुम ये नहीं कर सकते। उस आदमी ने नेहा की ओर गौर से देखा और फिर उसकी आंखें युग पर पड़ी। उसे ध्यान से देखते हुए वो आदमी बोला, हेलो, आप कौन? युग ने उनके पास आकर बुलंद आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, तुम कौन हो? सफेद शर्ट में खड़ा वो आदमी फाइल को अपने हाथों से मोड़ते हुए बोला, देखो मिस्टर, ये तुम्हारा घर नहीं है। उसने युग को कुछ भी नहीं समझा और उसे धक्का देकर आगे बढ़ते हुए कहा, ओए, इस सोफे को भी निकाल, जल्दी कर। दौड़ती हुई नेहा ने तेजी से उस सोफे को पकड़ लिया और एक कराहती हुई आवाज में एक शब्द निकला, माँ, माँ। यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? न जाने युग क्यों हंसने लगा और हंसते हंसते उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसे देखकर वो आदमी भौचक्का रह गया। वो युग को सिगरेट पीने से मना करने जा रहा था तो उसकी नजर सिगरेट के नाम पर गई, पालमाल। सिगरेट की कीमत तो 4000 से भी ज्यादा थी। ज्यादातर तो लोग इसका नाम भी नहीं जानते और जो जानते हैं वो इसके दाम की वजह से इसे खरीदते नहीं। उस जैसा सामान्य आदमी तो इसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उस सिगरेट की लत लगने का डर था। युग ने एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच दबा दिया। ये देखकर उस आदमी को भी उसे पीने की लालसा हुई और सिगरेट पीने की उस इच्छा को उसने अपने मन में ही दबा दिया। जैसे वो अपनी नजरें दूसरी ओर फेरने जा रहा था, वैसे उसका ध्यान युग के दाहिने हाथ की ओर बढ़ा, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी उंगलियों में वो पालमाल का डब्बा था जो खुला हुआ था। बिना कुछ सोचे उस आदमी ने झट से एक सिगरेट निकाल ली और उसे पीने लगा। युग ने अपनी सिगरेट बिना पिए डब्बे में डाल दी और फिर बोला, तुम इस घर को खाली करने का काम बंद कर दो। वो आदमी सिगरेट के कश लेते हुए कहता है, ये मैं नहीं कर सकता लड़के, ये मेरा काम है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
एक बार सोच लो तुम, युग ने कहा। सोचना क्या है, तुम एक 20-22 साल के लड़के हो और क्या। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें पछताना पड़े, युग ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। ओए सुनो, ये लड़का क्या कह रहा है। उस गंजे आदमी ने यह बात चिल्लाकर बोली। उसकी एक आवाज में वहां काम करते हुए सारे आदमी युग को घेर कर खड़े हो गए। युग शुरू से ही शांत था, उसमें तेज बोलने की आदत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो किसी से डरता नहीं था। पर फिर भी 6-7 लोगों को अपने इतना करीब देखकर वो बिल्कुल जम सा गया। दूर खड़ी नेहा युग को असहाय देखकर और भी ज्यादा मजबूर महसूस होने लगी। उसे उम्मीद थी कि युग ही उसके लिए वहां कुछ कर सकता था, वरना किसी दूसरे से तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। धीरे धीरे उन सबके बीच से दूर हटता हुआ युग अपने पैरों पर अपने हाथ मारते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये घर तुम किसके कहने पर खाली कर रहे हो। धुएं को अपनी नाक से निकालते हुए उस आदमी ने बोला, माफ करना लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सिगरेट पीते हुए उस टकले आदमी की नजर युग की घड़ी पर पड़ी। घड़ी पुरानी थी और उसके कुछ हिस्से टूटे हुए भी थे। ये देखकर वो गंजा आदमी मन ही मन खुद में ही बड़बड़ाया, अच्छा तो ये लड़का अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। सिगरेट उसने निकाली लेकिन पी नहीं, घड़ी भी पुरानी है और चेहरे को देखकर लग नहीं रहा कि ये अमीर है। तो मतलब ये सब बस एक केवल दिखावा था। लगता है बाप के पास कहीं से थोड़े पैसे आ गए और बेटा दिखावा करने की राह पर निकल पड़ा। सिगरेट को जमीन पर फेंककर उसे अपने मोटे जूते से रगड़ते हुए वो गंजा बोला, ए सुनो बच्चे, तुम इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम्हें भी पछताना पड़ सकता है। यहाँ अगर कोई भी गलत हरकत की तुमने तो हथकड़ियां भी हाथों को जगड़ सकती हैं तुम्हारे। 2 कदम आगे बढ़ते हुए नेहा करुण आवाज में बोली, तुम ये घर कैसे खाली कर सकते हो, वो भी इन लोगों के दम पर। ये मेरा घर है, मैंने इसे किसी के पास भी गिरवी नहीं रखा था। ए लड़की चुप हो जा, देख नहीं रही कि बड़े साहब बात कर रहे हैं। वहाँ खड़ा एक मजदूर बोला। सारी सिचुएशन देखकर युग टेबल पर अपनी उंगलियों को बारी बारी से पटकते हुए कहता है, मुझे जानना है तुमको भेजा किसने यहाँ, उसके बिना मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। गंजा अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए बिल्कुल अकड़ में कहता है, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो बैंक जाओ और जो कुछ भी कर सकते हो वही करो, लेकिन यहाँ हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम भी इस घर के बाहर फेंक दिए जाओगे। नेहा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी युग सरलता के साथ बोलता है, वैसे आप बैंक और उसकी शाखा का नाम बता सकते हैं। आरटीडी बैंक। ये लो कार्ड, जो करना है कर लो, लेकिन इतना जान लो कि तुम दोनों इस गंजे को यहाँ से टस से मस नहीं कर सकते। गंजा किसी तरह का गुंडा लगता था, इसलिए वो कोई भी बात बोलता बिल्कुल एक अकड़ में बोलता। कार्ड में युग शाखा का नाम देखते ही दंग रह गया। ये उसी बैंक की वही शाखा थी जहां से आज वो इतना परेशान होकर निकला था। और आज ही युग को बैंक के उस मैनेजर ने कहा भी था कि उसे बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन युग को उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी ही हो जाएगा। काफी देर असमंजस में पड़े रहने के बाद युग ने उस गंजे से कहा, तुम्हारा मैनेजर मुझे अच्छे से जानता है, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम अभी रुक जाओ सब। युग की बात सुनकर गंजे के चेहरे पर एक धिक्कार भरी हंसी आ गई और वो वैसे ही हंसते हुए बोला, ओह अच्छा तो अब मैनेजर तुम्हें जानता भी है, अच्छा ठीक है करो कॉल उन्हें। पीयूष नाम है ना उनका, और मैं भी उनको भी परेशान नहीं करना चाहता, तुम सब चले जाओ, मैं 2-3 दिनों बाद उनसे पूरी बात कर लूंगा। उस वक्त वहां काम करने वाले जितने भी मजदूर थे वो सब युग की बातों पर मुस्कुराने लगे और कोई भी हिलने को तैयार नहीं था। इसलिए चेहरे पर आ रहे पसीने को उंगलियों से पोंछने के बाद युग कॉल करने को मजबूर हो जाता है और फिर एक बुलंद आवाज में कहता है, पीयूष जी मैं युग बोल रहा हूँ। मैनेजर तुरंत उसकी आवाज पहचान लेता है और प्रार्थना करती हुई आवाज में बोलता है, जी मिस्टर युग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कॉल करेंगे, मैंने उस मोटे को निकाल भी दिया है, सर आप फिक्र ना करें, अब आपको हमारे बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। युग थोड़ी असहजता के साथ बोला, प्रॉब्लम वहाँ नहीं यहाँ है, यहाँ मतलब आपके कुछ लोग हैं जो एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट खाली करा रहे हैं। क्या? ओ युग जी आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ, बस आप मुझे और मेरे बैंक को प्लीज माफ कर दीजिएगा, यही मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट होगी, आप वहीं रहिए, मैं बस पहुंचा। कॉल कट जाता है, लेकिन दोनों के बीच हुई बातों को किसी ने भी नहीं सुना। गंजा अपने टकले को सहलाते हुए हंसकर बोला, ओ तो नंबर भी है आपके पास हमारे मैनेजर का क्या बात है क्या बात है, अच्छा बताओ क्या बोला उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं उतने बड़े आदमी तुम्हारे काम के लिए आएंगे यहाँ
वो भी इस एक कमरे वाले घर में। बेवकूफी होगा हमारा मैनेजर जो तुम्हारे जैसे लड़के के कहने पर यहाँ आ जाए। चलो रे, काम पर लगो तुम सब। वहाँ खड़े सारे मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नेहा उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन उनके सामने उसकी एक भी नहीं चलती। युग कोने में खड़ा ये सब देखे जा रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल उठाया तो उधर से बैंक मैनेजर की हाफती हुई आवाज आती है। मैं नीचे खड़ा हूँ, 5th फ्लोर पर आना है ना सर। युग खिड़की से नीचे झांक कर देखता है तो पाता है कि मैनेजर पसीने से बिल्कुल लथपथ था। युग ऊपर से अपने हाथों का इशारा करने के बाद कॉल काट देता है और उस गंजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सरलता भरी आवाज में कहता है, तो क्या कह रहे थे तुम कि अगर मैनेजर मेरे कहने पर यहाँ आएगा तो क्या? गंजा बिल्कुल झन्ना कर बोला, तो वो ही होगा जो तुम्हारे जैसे लड़के के कहने पर यहाँ आएगा, बेवकूफ नहीं। चुप। गंजे ने अपनी पूरी बात भी नहीं की थी कि उसके पीछे से एक हाफती हुई आवाज आई। क्या पीयूष युग का साथ देगा? क्या युग नेहा का घर बचा पाएगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ मैनेजर चिल्लाया, टकले, इसलिए रखा है मैंने तुझे काम पर, हाँ, कि तू मुझे ही उल्टा सीधा बोल सके, हाँ? पीछे से आई आवाज को सुनते ही गंजे के होश उड़ गए। वो आंखें फाड़ते हुए पीछे घूमा तो पता चला कि बैंक मैनेजर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उसे घूरे जा रहा था। अरे पीयूष आप, ये लड़का। गंजे की जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी एक हाथ हवा में उड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। एक जोर का झापड़ उस गंजे के चेहरे पर पूरी ताकत के साथ आकर छप गया। घर का सामान पैक करने वाले लोग एक साथ रुक गए और रुककर हर कोई गंजे को ही देखने लगा। गंजे के बगल में जो आदमी खड़ा था वो अब भी एयर कंडीशनर से ज्यादा तेज ठंडी सांसें लिए जा रहा था। मतलब तुम मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो? मेरे लिए काम करने वाला आदमी इस तरह की हरकत करे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। कुछ देर के लिए गंजे के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो वहीं खड़ा लगातार मैनेजर की ओर देखे जा रहा था और फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया, मेरा मतलब ये नहीं था सर, मैं इस लड़के की बातों में आ गया। मैनेजर लंबा था, उसका शरीर भी भरा भरा था। तेजी से आने की वजह से उसकी शर्ट बटन से निकलते हुए पसीने को छूने लगी थी। एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए वो बोला, ये युग है, मिस्टर युग, इनको लड़का कहकर मत बुलाओ, ये हमारे बैंक के सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक है। मुझे लगता है तुम्हें अपने अंदर तमीज लाने की जरूरत है। कोई बात नहीं पीयूष जी, मैं भी उम्र में छोटा हूँ, मुझे ये सब सुनने की आदत है। युग शालीनता से बोला, ये तो आपका बड़प्पन है युग जी, वरना आपके जैसा कोई और होता तो वो तो बोलने के लायक नहीं छोड़ता इन जैसों को। गंजे को मैनेजर की बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी उसकी बातें सुन रहा था। उसका भी एक आत्मसम्मान था जो औरों के सामने खोता जा रहा था। वो अपना बचाव करते हुए बोला, सर, मुझे इस घर को खाली कराने के ऑर्डर मिले हैं और मैं वही कर रहा था, पर वो लड़की और ये बीच में आ गए। इन्होंने ही काम में देरी की, वरना अब तक मैं सारा काम निपटा चुका होता। इन्होंने ही ऐसी बातें की, वरना मैं तो। गंजा बोल ही रहा था कि मैनेजर ने उसकी बात को काट दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम केवल एक अस्थायी कर्मचारी हो, आरटीडी के कर्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो तुम यहाँ बिना दस्तावेज लिए आए हो और दूसरा तुम यहाँ मौजूद लोगों से गलत तरह से व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। मैनेजर उस गंजे के ऊपर चढ़ रहा था ताकि वो शांत हो जाए और वो खुद मामले को पूरी तरह से समझ सके। तभी नेहा भागते हुए उनके बीच में आकर बोल पड़ी, ये मेरा घर है, इसे खाली क्यों कराया जा रहा है? मैंने इसे गिरवी रखकर किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया है। आप लोग गलत कर रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है। युग प्लीज मेरी मदद करो, युग। नेहा ने युग के हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखें नम होने लगी। पीयूष जी देखिए, इस लड़की को, ये घर इसका है। आपने सुना ना, इसने किसी से भी लोन नहीं लिया। मैं चाहता हूँ सच सबके सामने आए, और वो क्या है ये आप बताएंगे, युग ने कहा। मैनेजर खिड़की के पास जाकर सोचता हुआ बोला, पर इस घर के ऊपर लोन लिया गया था, लेकिन उसकी कोई भी किश्त जमा नहीं की गई, इसलिए घर खाली कराना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई लड़की नहीं थी, माफ करना, वो कोई लड़की नहीं, एक औरत थी जो हमारे पास आई थी इस घर के पेपर्स लेकर। उसके पेपर्स ठीक थे, उसका सिग्नेचर भी ठीक था, इसलिए मैंने उसे लोन दे दिया। पूरे 12 लाख लोन लिए थे उसने। औरत का नाम सुनते ही घर में खड़ा हर व्यक्ति अचंभे में पड़ गया, लेकिन जब तक कोई नेहा की माँ के बारे में कुछ बोलता, उसने उन सबसे पहले ही बोल दिया, मेरी माँ ने घर गिरवी नहीं रखा है, कोई सोचना भी मत इसके बारे में। मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो बहुत वक्त से बेड रेस्ट कर रही है, वो बाथरूम भी खुद से नहीं जा पाती, बैंक से लोन लेना तो दूर की बात है। मैनेजर नेहा की बात ध्यान से सुनने के बाद कहता है, मैंने 12 लाख लोन दिए थे इस घर के लिए,
इस घर की कीमत 15 लाख के करीब है। उस औरत ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे मुझे वो बिल्कुल ठीक लगे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। क्या अभी इस वक्त आपके पास इस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं उसे एक बार देखना चाहूंगा। मेरा बैग युग की कार में ही है, मैं उसे अभी लेकर आई। घबराई हुई नेहा सीढ़ियों से नीचे की ओर भागी। युग भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने उसे जाने से रोक दिया और उससे कहने लगा, युग जी मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं बैंक का कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं वो सब आपके लिए करूंगा, उस लड़की के लिए नहीं। मैनेजर ने युग के दोनों हाथों को थाम लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मुझे पता है कि आपके खाते में 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वो बात मेरे लिए उतने मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने ये रखता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो कभी भी गलत चीजों या गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता। 5 करोड़ के बारे में सुनकर उस गंजे के सिर पर पसीना आने लगा। अगर युग कोई 50-60 साल का आदमी होता तो वो ये बात मान भी लेता, लेकिन इतनी कम उम्र में किसी के पास इतने पैसे होंगे ये बात उसे हजम नहीं हो पाती। जब तक युग अपनी जुबान से कोई शब्द निकालता, बाहर से नेहा की आवाज आई, ये रहे मेरे घर के असली पेपर्स। मैंने कहा था ना, हमारी ओर से सब ठीक है, गलती आप लोगों की तरफ से हुई है। मैनेजर उन पेपर्स को लेकर अच्छे से उनकी जांच करने लगता है। उसकी आंखें बिन बोले ही सब बयां कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना देर करते हुए बोलता है, ये पेपर्स नकली हैं। इन्हें किसी ने बड़ी बारीकी से बनाया है। जो व्यक्ति रोज इस तरह के पेपर्स देखता है केवल वही बता सकता है कि ये नकली है। युग जल्दी जल्दी उन पेपर्स को देखने लगा। आंखों की शक्तियों से उसे पता चलता है कि उसे कुछ वक्त पहले ही बनाया गया है। उसे देखने के बाद वो नेहा से पूछ पड़ा, तुम्हारे पेपर्स को कितने सालों पहले बनवाया गया था? नेहा ने थोड़ा सा सोचने के बाद हिचकिचाहट भरी आवाज में जवाब दिया, पेपर कम से कम 15-20 साल पुराना था। नहीं, इसे कुछ वक्त पहले ही बनवाया गया है। अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जब मैनेजर बाकी की चीजें देखता है तो उसे पता चलता है कि यह घर इसी लड़की का है। मैनेजर के भी चेहरे पर घबराहट थी। उसी घबराहट को अपने गले से उतारते हुए वो बोला, घर तो इन्हीं का, लेकिन ओरिजिनल पेपर्स तो बैंक के पास ही मौजूद हैं, जैसे बैंक में जमा करके एक 40-42 साल की औरत ने लोन लिया था। नेहा सोचने लगी और सोचती ही गई। उसकी निगाहें साफ साफ बता रही थीं कि उनमें डर है, उसमें घबराहट है, उसमें दुख भी है और वो आंसुओं से भी भरे हैं। उन्हीं भीगी आंखों को अपने हाथों से समेटते हुए वो बोली, शाफिया, उसी को मैंने 2 बार अपने असली पेपर्स दिखाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उसी ने किया है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही युग का भी दिमाग एक बार फिर से मचल गया, क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि वो लड़की किसी भी हद तक गिर सकती है। इसलिए वो जल्दी से मैनेजर को कोने में लेकर गया और उसके कानों के पास आकर बोला, देखिए पीयूष जी, यही मौका आपके पास। या तो आप मेरा दिल जोड़ सकते हैं या तोड़। वो लड़की मेरी खास दोस्त है। मैं क्या चाहता हूं आपको पता ही है। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? मैनेजर अपना चश्मा पहनते हुए बुदबुदाया, मैं समझ गया मिस्टर युग। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं इस मामले की अच्छी तरह से जांच करूंगा। जो भी दोषी है उसे कानूनी सजा भी मिलेगी और आपकी फ्रेंड को उनका घर भी वापस मिलेगा। पहले तो मैं घर खाली कराने की तारीख को आगे बढ़ाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर दोषी का पता लगाएंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे निराश नहीं करेंगे। युग उनके इशारों को समझ रहा था। वो भली भांति जानता था कि मैनेजर नहीं चाहता कि वो अपने पैसे किसी दूसरे बैंक में डाले, इसलिए मैनेजर भी मौके का फायदा उठाने लगा। पर यह बात युग के लिए मायने नहीं रखती थी, इसलिए आंखों आंखों में बाकी बातें उन दोनों के बीच हो गई और घर खाली करने वाले लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया गया। वो सभी उस घर से निकलकर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। शाम गुलाबी होने लगी थी, लेकिन डर अब भी नेहा के चेहरे पर दस्तक दिए जा रहा था। नेहा को हॉस्पिटल छोड़कर युग हवाओं से बातें करता हुआ यमुना नदी की ओर निकल पड़ा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। नदी किनारे गाड़ी का सहारा लेकर खड़ा युग हवाओं का लुत्फ लेने लगा। आज उसे उस दिन की याद आ गई जब उसके पास कुछ भी नहीं था और वो शाफिया से अलग होने की वजह से अपने आंसुओं को इस नदी में बहने दे रहा था। तभी उसके बगल से एक आवाज आई, युग जी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अगर उस शाफिया ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको लाकर जल्द से जल्द दूंगा। युग ने अपनी निगाहों को तिरछा करके देखा तो वो गंजा वहां खड़ा था। युग ने 20,000 रुपए उस गंजे को दिए और कहा, इसे रखो, ये एडवांस है। काम हो जाएगा तो 50,000 और दूंगा इसके बाद में तुम्हें। एक काम के लिए इतने सारे पैसे मिलने का नाम सुनकर उस गंजे के कान खड़े हो गए और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो बस 30,000 मांगे थे, आप तो दोगुने से भी ज्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। मैंने आपके जैसा आज तक कोई भी नहीं देखा। आपका काम मैं पूरी जी जान से करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा।
बुलेट लेकर वो गंजा आदमी आगे बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा और युग वहीं खड़ा नदी और डूबते हुए सूरज की तस्वीर को अपनी आंखों में कैद करने लगा। एक वो दिन था जब युग शाफिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और एक आज का दिन है जब उसे शाफिया से नफरत से भी ज्यादा नफरत हो गई। सूरज डूब गया और युग अपने विला की ओर निकल पड़ा। लविष्का अब भी घर नहीं आई थी। थका हारा युग जल्दी जल्दी सो गया। नींद खुली तो लविष्का नाश्ता बनाकर पहले ही जा चुकी थी। कुछ बदलाव सा आ गया था उसमें। अगले दिन एक बार फिर ऐसे ही हुआ। लविष्का अपने काम में व्यस्त रहने लगी थी। एक ही घर में होते हुए भी वो दोनों पिछले 2-3 दिनों से मिल नहीं पा रहे थे। आज नीलामी का दिन था, इसलिए आम दिनों की अपेक्षा वो ज्यादा खुश था। जल्दी से उठकर युग लापरवाही से नहाया, कोट पैंट पहनकर फटाफट तैयार हुआ और दादाजी से मिलने के लिए पूरी रफ्तार से निकल पड़ा। क्या पीयूष और उसका बैंक शाफिया की गलती साबित कर पाएगा? क्या युग नीलामी में कुछ बड़ा और बेहतर कर पाएगा? क्या होगा कहानी में अगला